अभिनव झा की सनोखी कक्षा में आपका स्वागत है। हम लोग देख रहे थे चैप्टर नंबर 1 का फास्टैग रिवीजन। चैप्टर नंबर 1 की फास्टैग रिवीजन में हम लोग आगे कंटिन्यू करते हैं। हम लोग देखते हैं टॉपिक नंबर 1.8.4 की मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस फॉर अलाइनिंग आईटी स्ट्रैटेजी विद एंटरप्राइज स्ट्रैटेजी। यहाँ पर आपसे ये नहीं पूछ रहा है कि आपको आईटी को लगाने से यानी कि आईटी स्ट्रैटेजी लगाने से आपके इंटरप्राइज को क्या क्या फायदे हुए। आपको यहाँ पर अलाइन करने के लिए बोल रहा है कि आप अलाइन करना चाहते हो, उसके लिए की मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस आपके क्या होने चाहिए, ऐसा बोलता है। ठीक है, तो आपको याद रखना है सीपीटी गैप रोड कम्युनिकेशन, सीपीटी गैप रोड कम्युनिकेशन। तो यहां पर अगर हम बात करते हैं तो ये जो लड़का है ये स्टूडेंट है सीपीटी का और ये फाइनल तक पहुंचने के लिए रोड गैप का एनालिसिस कर रहा है फाइनल तक पहुंचने के लिए। तो आपको याद रखना है, क्वेश्चन आप कंफ्यूज नहीं होना है आपको। तो पहला हमारा बोलता है सी से हम लोगों को करंट एंड फ्यूचर डायरेक्शन को समझना है, बहुत सारे अल्टरनेटिव को इवैल्यूएट करते हुए। ठीक है, हम लोगों को करंट एंड फ्यूचर डायरेक्शन को समझना है। उसके बाद हम लोगों को परफॉर्मेंस को इवैल्यूएट करना है, असेसमेंट ऑफ परफॉर्मेंस करना है, परफॉर्मेंस कैपेबिलिटी और करंट इन्वायरमेंट को हम लोगों को इवैल्यूएट करना है, यानी कि एग्जैक्ट प्रॉब्लम को हम लोग फाइंड आउट कर पाए कि हमारे परफॉर्मेंस में क्या कमी है जिसकी वजह से हम लोगों को आईटी स्ट्रैटेजी लगानी है। उसके बाद हम लोगों को डिफाइन करना है आईटी टारगेट कैपेबिलिटी, मतलब जो भी आईटी हम लोग लगाएंगे, जो भी आईटी का अल्टरनेटिव हम लोग चुनेंगे, उसकी टारगेट कैपेबिलिटी क्या होनी चाहिए, इस चीज को हम लोगों को डिफाइन करना है ताकि हम अपने बिजनेस को ऑप्टिमाइज कर सके, यानी कि वैल्यू ऑप्टिमाइजेशन कर सके। उसके बाद जो हमने टारगेट डिसाइड किया है और हमारा एक्चुअल सिचुएशन है, उन दोनों के बीच जो गैप एनालिसिस करना है, मतलब क्या क्या ऐसे फैक्टर्स होते हैं जिसपे हमारा सक्सेस और फेलियर डिपेंड करता है, इस बात के लिए गैप एनालिसिस किया जाता है। उसके बाद हम लोगों को रोड मैप डिफाइन करना है एंड स्ट्रैटेजिक प्लान। रोड मैप एंड स्ट्रैटेजिक प्लान मतलब क्या? रोड मैप बोलो तो कि आपको किस किस लोगों की कॉपरेशन और कमिटमेंट की जरूरत पड़ेगी, तो कौन कौन से ऐसे रिलेवेंट स्टेक होल्डर लोग होंगे जिसकी कॉपरेशन और कमिटमेंट की आपको जरूरत पड़ेगी। ठीक है, जिससे आप जो है अलाइन कर पाओगे। तो रोड मैप मतलब इन लोगों की जरूरत पड़ेगी, इन चीजों की आवश्यकता पड़ेगी और इन फैक्टर्स पर डिपेंड करता है। ये गैप एनालिसिस में आ गया। उसके बाद हम लोगों को लास्ट में कम्युनिकेट करना है ये आईटी स्ट्रैटेजी जो हम लगाने के लिए जा रहे हैं उससे हमारे बिजनेस को क्या क्या फायदे होंगे और आईटी स्ट्रैटेजी को इंप्लीमेंट करने के लिए की मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस क्या क्या होने चाहिए, वो हम लोगों को रिलेवेंट लोगों के साथ तक कम्युनिकेट करना है। तो ये लास्ट वाला हमारा पॉइंट है। तो पहला पॉइंट हमारा है अंडरस्टैंड इंटरप्राइज डायरेक्शन। इंटरप्राइज के करंट एंड फ्यूचर डायरेक्शन को हम लोगों को, यानी कि इंटरप्राइज के करंट बिजनेस प्रोसेस को समझकर और फ्यूचर में जो हम लोगों का डिजायर्ड ऑब्जेक्टिव है उसके लिए डायरेक्शन सेट करना है। उसके बाद परफॉर्मेंस कैपेबिलिटी और करंट इन्वायरमेंट का असेसमेंट करना है, क्योंकि एग्जैक्ट प्रॉब्लम हम लोगों को पता चल पाए कि आईटी के साथ अलाइन कितना और किस लेवल तक करने की जरूरत है। उसके बाद हम लोगों को आईटी की टारगेट कैपेबिलिटी को डिफाइन करना है। जो आईटी की टारगेट कैपेबिलिटी हम लोगों को डिफाइन करना है वो विजिबल फायदा होना चाहिए कि बिजनेस ऑब्जेक्टिव को पाने के लिए हम लोगों को क्या क्या फायदा होगा वो विजिबल होना चाहिए। मतलब आप जो है मेजर कर पाओ, क्वांटिफाई कर पाओ, ना केवल मॉनेटरी फायदा बल्कि नॉन मॉनेटरी फैक्टर्स को भी आपको कंसीडर करना है। उसके बाद गैप एनालिसिस कंडक्ट करना है हम लोगों को, यानी कि हम लोगों का करंट पोजीशन क्या है और फ्यूचर में जो हम लोगों ने डायरेक्शन सेट किया है उस तक पाने के लिए कौन कौन से फैक्टर्स डिपेंड करते हैं, किस किस फैक्टर्स पर हम निर्भर है और उन फैक्टर्स में से कौन सा फैक्टर्स होता है जिस पर हम लोग कंट्रोल कर पाएंगे अच्छे तरीके से। इस चीजों का एनालिसिस करना है और किस पर कंट्रोल नहीं कर पाएंगे। उसके बाद हम लोगों को डिफाइन रोड मैप एंड स्ट्रैटेजिक प्लान। रोड मैप एंड स्ट्रैटेजिक प्लान हम लोगों को डिफाइन करना है रिलेवेंट स्टेक होल्डर लोगों का कॉपरेशन और कमिटमेंट देने के लिए। उसके बाद कम्युनिकेट आईटी स्ट्रैटेजी एंड डायरेक्शन। तो कम्युनिकेट आईटी स्ट्रैटेजी एंड डायरेक्शन एप्रोप्रिएट लोगों के पास कम्युनिकेट करना होगा हम लोगों को अपनी ऑब्जेक्टिव को हम लोग ताकि अच्छे तरीके से पा सकें और अलाइन कर सके। जब भी की मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस आता है तो आपके दिमाग में इवैल्यूएट, डायरेक्ट एंड मैनेजमेंट आता है, इवैल्यूएट, डायरेक्ट और मॉनिटर आता है, सॉरी, लेकिन ऐसा नहीं है, हर जगह वो एप्लीकेबल नहीं है क्योंकि यहां पर आपका सीपीटी गैप रोड कम्युनिकेशन एप्लीकेबल है। लेकिन अगर हम लोग एक आगे क्वेश्चन की बात करते हैं, अगर आगे आने वाला हमारा जो क्वेश्चन है वो क्या बोलता है, अगर आप इस क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो तो की मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस जिसको इंप्लीमेंट करना जरूरी होता है, इवैल्यूएट अगर आप करना चाहते हो कि क्या क्या बिजनेस वैल्यू डिराइव हुई है आईटी के इस्तेमाल से, तो हम लोगों को की मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस नीड टू बी
इंप्लीमेंटेड, ऐसे की मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस जिसको इंप्लीमेंट करने की आवश्यकता होती है अगर आप बिजनेस वैल्यू जो है वो डिराइव को, जो भी डिराइव आपके फायदे हुए यानी कि वैल्यू ऑप्टिमाइजेशन हुए उसको आप इवेल्युएट करना चाहते हो तो यहां पर आ जाएगा EDM यानी कि इवेल्युएट, डायरेक्ट एंड मॉनिटर। इस टॉपिक पे हम लोग थोड़ी देर के बाद आएंगे, उससे पहले बीच के हम लोग दो टॉपिक को कवर कर लेते हैं, सॉरी एक टॉपिक को। यहां पर जो है टॉपिक हमारा स्टार्ट होता है बिजनेस वैल्यू फ्रॉम यूज ऑफ आईटी। तो यहां पर बिजनेस वैल्यू फ्रॉम यूज ऑफ आईटी क्या होता है, तो फाइनेंशियल और नॉन फाइनेंशियल दोनों टर्म में आप जो है बिजनेस में वैल्यू क्या क्या बढ़ी है, क्या क्या वैल्यू ऑप्टिमाइजेशन हुई है, उसको हम लोगों को जानना है और समझना है कि क्या क्या आईटी से फायदे हो सकते हैं और क्या क्या अदरवाइज अपॉर्चुनिटीज है वैल्यू ऑप्टिमाइजेशन की, उसका भी हम लोगों को एनालिसिस करके बताता है। ये एक्चुअली यूज ऑफ आईटी से हम लोगों को बिजनेस की वैल्यू ऑप्टिमाइजेशन होती है। तो ये टेक्निकल टर्म वैल्यू ऑप्टिमाइजेशन आपको याद रखना है, बिजनेस वैल्यू ऑप्टिमाइजेशन। अब हम लोगों को क्या चीज इंप्लीमेंट करना पड़ेगा, कौन से प्रैक्टिसेस इंप्लीमेंट करने पड़ेंगे, क्वेश्चन को ध्यान से देखो। क्वेश्चन अगर आपने ध्यान से देखा तो आपको एग्जाम में प्रॉब्लम नहीं आएगी आइडेंटिफाई करने में कि आपका एग्जैक्ट आंसर कहां है, नहीं तो आपका आंसर जो है जनरली भटक जाता है यहां पर, क्योंकि लगभग सारी चीजें एक जैसी है चैप्टर नंबर 1 में, तो थोड़ा कंफ्यूजन हो जाता है। तो की मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस नीड टू बी इंप्लीमेंटेड फॉर इवेल्युएटिंग बिजनेस वैल्यू डिराइव फ्रॉम आईटी। तो कैसे प्रैक्टिस को आपको इंप्लीमेंट करने पड़ेंगे ताकि आप इवेल्युएट कर पाएं कि क्या क्या वैल्यू ऑप्टिमाइजेशन हुआ है आईटी से। तो सबसे पहले हम लोगों को इवेल्युएट वैल्यू ऑप्टिमाइजेशन इवेल्युएट करना है। ये पहला पॉइंट आपके कैपिटल बजटिंग टाइप का है, यानी कि बहुत सारे अल्टरनेटिव का आपको यहां पर एनालिसिस करना है और अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट एनालिसिस करना है आईटी में। कौन सा इन्वेस्टमेंट आपके लिए उचित है, कौन सा बेस्ट है और कौन सा रीजनेबल कॉस्ट पे आपको ऑप्टिमम फायदा देने वाला आईटी है, उसको इवेल्युएट करना है। दूसरा जो हम लोगों ने सेलेक्ट किया है यहां पर इवेल्युएट करने के बाद जो वाला भी ऑप्शन, उसके हिसाब से डायरेक्शन सेट करना है कि पूरे इकोनॉमिक लाइफ साइकिल में मैक्सिमम वैल्यू डिलीवर जो है वो कर पाए आईटी, इस बात का डायरेक्शन सेट करना है। उसके बाद तीसरा नंबर पॉइंट बोलता है मॉनिटर वैल्यू ऑप्टिमाइजेशन। लगातार मॉनिटर करते रहना है कि ये देखने के लिए कि किस एक्सटेंट तक आईटी यूज करने का फायदा मिला है, जितना हमने एक्सपेक्ट किया था उतना फायदा मिला है या उससे ज्यादा मिला है या उससे कम मिला है, तो मैनेजमेंट को तुरंत रिपोर्ट करना है। तो अगर क्वेश्चन की बात करें और आंसर का एक्सप्लेनेशन जब हम पढ़ते हैं तो उसमें थोड़ा सा जो है डिससिमिलरिटीज नजर आती है, बट स्टिल स्टडी मटेरियल में जो लिखा हुआ है वही आपके लिए सब कुछ है। तो की मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस नीड टू बी इंप्लीमेंटेड फॉर इवैल्यूएटिंग बिजनेस वैल्यू डिराइव फ्रॉम आईटी, इवैल्यूएट वैल्यू ऑप्टिमाइजेशन, डायरेक्ट वैल्यू ऑप्टिमाइजेशन एंड मॉनिटर वैल्यू ऑप्टिमाइजेशन। 3 पॉइंट में चीजों को आपको याद रखना है। उसके बाद हम लोग बात करते हैं कुछ की मैट्रिक्स की बात करते हैं विच कैन यूज, जो कि आप यूज कर सकते हो इवेल्युएट करने के लिए कि आईटी से एक्चुअली में क्या क्या बिजनेस वैल्यू डिराइव हुई है। तो यहां पर सम ऑफ द की मैट्रिक्स which can be used to evaluate business value from use of IT। तो यहां पर आप कुछ पॉइंट्स में बात के पढ़ सकते हो। सबसे पहले परसेंटेज ऑफ आईटी इनेबल्ड इन्वेस्टमेंट, आईटी में जो आपके रिसोर्सेस और जो सर्विसेज में खर्चे होते हैं, यानी कि आपका आईटी इनेबल इन्वेस्टमेंट है, उससे पूरे इकोनॉमिक लाइफ साइकिल में कितना परसेंटेज फायदा हुआ है, तो उसको हम लोग कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस करके हम लोगों को फायदा निकालना है और जो हमारा इन्वेस्टमेंट है उससे परसेंटेज निकालना है। आईटी इनेबल इन्वेस्टमेंट में न केवल रिसोर्सेज पर बल्कि सर्विसेज पर भी आईटी के इन्वेस्टमेंट को कंसिडर किया जाता है, यानी कि बेनिफिट इन फुल इकोनॉमिक लाइफ साइकिल। दूसरा क्लेम्ड बेनिफिट, यहां पर हम लोगों को पूरा हो रहा है या एक्सीड हो रहा है। आईटी इनेबल्ड इन्वेस्टमेंट से हम लोगों ने जितना बेनिफिट सोचा था और जितना क्लेम किया था उससे एक्सीड कर रहा है या उतना का पूरा हो रहा है या फिर कम हो रहा है। उसके बाद हम लोगों को परसेंटेज ऑफ इन्वेस्टमेंट बिजनेस केसेस, मतलब बिजनेस केस में आपका कितना सेविंग हुआ है। जैसे मान लो पहले आप प्रोडक्शन में हो और डिफेक्ट वगैरह आप करते थे, तो पहले डिफेक्ट में खर्चा आपका 100 करोड़ का होता था, लेकिन आईटी के लगाने से आप में इतना इंप्रूवमेंट हुआ है कि अब केवल 20 करोड़ का खर्चा होता है, यानी कि 80 करोड़ का फायदा आपका हुआ है। तो इसी को परसेंटेज टर्म में बताना है कि परसेंटेज ऑफ इन्वेस्टमेंट बिजनेस केसेस। उसके बाद आता है परसेंटेज ऑफ आईटी सर्विसेज, जो आपका एक्सपेक्टेड था उसके हिसाब से आईटी सर्विसेज में कितना फायदा आपको कितना मिल रहा है बिजनेस में, उसको परसेंटेज के टर्म में डिफाइन करना है। उसके बाद सेटिस्फैक्शन सर्वे ऑफ की स्टेक होल्डर लोग फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन से कितना खुश है, इस बात भी पर भी हमारा मैट्रिक्स डिपेंड करता है। ठीक है, की स्टेक होल्डर लोगों को ट्रांसपेरेंसी, अंडरस्टैंडिंग और एक्यूरेसी, जो आईटी का इंफॉर्मेशन फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन इन लोगों को अच्छा चाहिए, यानी कि फाइनेंशियल रिपोर्टिंग अच्छा चाहिए, उससे वो कितना खुश है। उसकी ट्रांसपेरेंसी, अंडरस्टैंडिंग, एक्यूरेसी को ध्यान में रखते हुए, मद्देनजर रखते हुए, तो सम ऑफ द की मैट्रिक्स
which can be used to evaluate business value from use of IT. Percentage of IT enable investment business पूरे इकोनॉमिक लाइफ साइकिल में, और परसेंटेज ऑफ आईटी इनेबल इन्वेस्टमेंट क्लेम बेनिफिट मेट और एक्सीडेड, परसेंटेज ऑफ इन्वेस्टमेंट बिजनेस केसेस में कितना फायदा हुआ है कॉस्ट बेनिफिट के टर्म में, परसेंटेज ऑफ आईटी सर्विसेज एक्सपेक्टेड से कितना ज्यादा फायदा हुआ है, यानी कि एक्सपेक्टेड के कंपैरिजन में कितना परसेंटेज फायदा हुआ है, सेटिस्फैक्शन सर्वे किए स्टेक होल्डर लोगों का कि वो आईटी फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन से खुश हैं या नहीं है। उसके बाद हम लोग बात करते हैं हमारे टॉपिक की, अगले टॉपिक की, टॉपिक नंबर 1.9। ये रिस्क मैनेजमेंट के बारे में हमें बताता है। रिस्क मैनेजमेंट हम लोगों के लिए काफी इंपॉर्टेंट टर्म है। ऑडिटिंग में आपने पढ़ा होगा या स्टैंडर्ड ऑन ऑडिटिंग में रिस्क को सबसे पहले आइडेंटिफाई करना पड़ता है और असेसमेंट करना पड़ता है। आइडेंटिफाई एंड असेसमेंट करना पड़ता है रिस्क का। फिर उसके बाद उसके बहुत सारे अल्टरनेटिव सॉल्यूशंस को इवैल्यूएट करने पड़ते हैं और जो सॉल्यूशन हम लोगों के लिए बेस्ट है उसको सेलेक्ट करके हम लोगों को रिस्क को मैनेज करना पड़ता है। रिस्क को कंप्लीट एलिमिनेट नहीं किया जा सकता है, रिस्क को मात्र और मात्र मिटिगेट किया जा सकता है बहुत सारे कंट्रोल लगा के और बहुत सारे प्रोसीजर्स टेक्निक्स वगैरह सबको अप्लाई करके। यानी कि रिस्क मैनेजमेंट एक आईटी गवर्नेंस का इंटीग्रल पार्ट होता है। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का गवर्नेंस जब भी आएगा तो रिस्क मैनेजमेंट उसका इंटीग्रल पार्ट जरूर से होगा। दो कंपोनेंट होते हैं आईटी गवर्नेंस के रिस्क मैनेजमेंट करने के लिए, एक इंटरप्राइज रिस्क मैनेजमेंट और दूसरा आईटी रिस्क मैनेजमेंट। तो इंटरप्राइज रिस्क मैनेजमेंट और दूसरा आईटी रिस्क मैनेजमेंट, जैसा कि आपको पता है कि इंटरप्राइज गवर्नेंस का सबसेट होता है आईटी गवर्नेंस और गवर्नेंस में रिस्क मैनेजमेंट ऑटोमेटिकली कवर हो जाता है। तो यहाँ पर आईटी रिस्क मैनेजमेंट और इंटरप्राइज रिस्क मैनेजमेंट ये आईटी गवर्नेंस का दो पार्ट है। मतलब आईटी गवर्नेंस न केवल अपनी आईटी की ओर ध्यान देगा बल्कि वो इंटरप्राइज की बाकी चीजों की ओर भी ध्यान देगा। ठीक है, तो आईटी गवर्नेंस के दो कंपोनेंट होते हैं, इंटरप्राइज रिस्क मैनेजमेंट और आईटी रिस्क मैनेजमेंट। रिस्क मैनेजमेंट का मतलब क्या होता है? रिस्क को आइडेंटिफाई करना और उसके हिसाब से असेसमेंट करके प्रॉपर कंट्रोल लगाना, यानी कि रिस्क को मिटिगेशन करना जो है हमारा मकसद होता है। रिस्क को मिटिगेट किया जा सकता है पर कंप्लीट एलिमिनेट नहीं किया जा सकता है। तो रिस्क मैनेजमेंट में कुछ बातें हम लोगों ने जानी। हम लोग यहाँ पर बात करते हैं इंफॉर्मेशन सिस्टम रिस्क एंड रिस्क मैनेजमेंट के बारे में। टॉपिक नंबर 1.9.1 इंफॉर्मेशन सिस्टम रिस्क एंड रिस्क मैनेजमेंट। तो यहां पर हम लोग आईटी का यूज न केवल इंफॉर्मेशन प्रोसेस के लिए बल्कि डिसीजन मेकिंग के लिए भी करते हैं। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का यूज आज की डेट में केवल इंफॉर्मेशन प्रोसेस के लिए केवल नहीं बल्कि बिजनेस में डिसीजन मेकिंग के लिए भी इस्तेमाल करते हैं। जितना ज्यादा आईटी आप यूज करोगे बिजनेस में रिस्क उतना ज्यादा ही होगा। इसीलिए आईटी गवर्नेंस अच्छा होना चाहिए। अगर आईटी गवर्नेंस अच्छा है तो इंटरप्राइज रिस्क मैनेजमेंट और आईटी रिस्क मैनेजमेंट में क्लोज रिलेशनशिप होता है। यानी कि गुड आईटी गवर्नेंस की एक निशानी क्या होती है, गुड आईटी गवर्नेंस क्या प्रोवाइड करता है? इंटरप्राइज रिस्क मैनेजमेंट और आईटी रिस्क मैनेजमेंट में क्लोज लिंकेज प्रोवाइड करता है। ठीक है, बस इतना ही आपको ये स्टेटमेंट याद रखना है कि अच्छा आईटी गवर्नेंस प्रोवाइड करता है ईआरएम और आईटी रिस्क मैनेजमेंट के बीच क्लोज लिंक, ठीक है, क्लोज रिलेशन प्रोवाइड करता है। यानी कि अच्छे तरीके से हम लोग मैनेज कर पाते हैं रिस्क को, ये दोनों जब साथ मिल जाता है तो। ठीक है, हम लोग यहाँ पर कुछ कॉमन सोर्स ऑफ रिस्क की बात करते हैं। सम ऑफ द कॉमन सोर्स ऑफ रिस्क की बात हम लोग करते हैं। तो एनटीपीसी एक कंपनी है, आप जानते हो, और हेवी इंजीनियरिंग कॉर्पोरेशन लिमिटेड एचईसी एक कंपनी है। और इंडिविजुअल एक्टिविटीज, एनटीपीसी और एचईसी के जो काम करने वाले लोग हैं उसकी इंडिविजुअल एक्टिविटीज जो होती है वो रिस्क का कारण बनती है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में, मतलब इन दोनों ऑर्गेनाइजेशन में। इस तरीके से आप याद रख सकते हो। एनटीपीसी का मतलब क्या हो गया? नेचुरल इवेंट। नेचुरल इवेंट के कारण भी, यानी कि अनइंटेंशनल इवेंट जो होता है, नेचुरल डिजास्टर वगैरह सब आ गया, या फिर ह्यूमन के एरर जो नेचुरल होते हैं वो सारे इसमें कवर हो जाएंगे। एंड टी से क्या हो गया? टेक्नोलॉजिकल एंड टेक्निकल इशू। टी से टेक्नोलॉजिकल एंड टेक्निकल इशू, और उसके बाद पी से पॉलिटिकल सर्कमस्टांसेस, सी से कमर्शियल एंड लीगल रिलेशन। जब ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं तो ये सब पॉइंट को आपको एक्सप्लेन करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि स्टडी मेटेरियल में अगर एक्सप्लेन नहीं किया गया है तो एग्जाम में एक्सप्लेन करने नहीं आता है, और अगर आप एक्सप्लेन करते हो तो आपको एक्स्ट्रा कुछ मार्क्स नहीं मिलने वाले उसके लिए। इसलिए कॉमन सोर्स ऑफ रिस्क जो है बस आपको अच्छे तरीके से दिमाग में बैठा लेना है। एनटीपीसी, नेचुरल इवेंट, टेक्नोलॉजिकल एंड टेक्निकल इश्यूज, पॉलिटिकल सर्कमस्टांसेस और कमर्शियल एंड लीगल रिलेशन। एचईसी की बात हम लोग करते हैं, ह्यूमन बिहेवियर, इकोनॉमिक सर्कमस्टांसेस, यहाँ पर पॉलिटिकल सर्कमस्टांसेस था और यहाँ पर इकोनॉमिक सर्कमस्टांसेस है। वीकनेस इन कंट्रोल एंड मैनेजमेंट एक्टिविटीज, जो मैनेजमेंट वालों की गलती के कारण भी यहाँ पर रिस्क का सोर्स बन जाता है। तो सी से कंट्रोल एंड मैनेजमेंट एक्टिविटी, सी से कंट्रोल में ही वीकनेस हो जाएगा तो फिर क्या करेंगे? उसके बाद इंडिविजुअल एक्टिविटीज, यानी कि इंडिविजुअल जो ऑर्गेनाइजेशन में काम करने वाले लोग हैं उनका इंटेंशन अगर खराब हो, मैलेसियस
मलेसियस हो तो फिर प्रॉब्लम हो सकता है, रिस्क आ सकता है किसी भी संस्था में। तो इस तरीके से हम लोगों ने देखा सोर्स ऑफ रिस्क के बारे में। उसके बाद हम लोग बात करते हैं ब्रॉडली रिस्क हैज द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स। रिस्क के भी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। देखो ताज्जुब की बात है कि रिस्क के भी कैरेक्टरिस्टिक्स हो सकते हैं। कौन कौन से कैरेक्टरिस्टिक्स होंगे रिस्क के? पल, किस पल में रिस्क आ जाए आप कह नहीं सकते हो, इसीलिए PUL सबसे बड़ा है। पल पल देखो सॉन्ग भी बज रहा बैकग्राउंड में, PUL, ठीक है। तो ये होते हैं रिस्क के कैरेक्टरिस्टिक्स। तो P से पोटेंशियल लॉस, P से पोटेंशियल लॉस, और U से अनसर्टेनिटी ऑफ लॉस। लॉस अनसर्टेन होता है, रिस्क की एक खासियत होती है कि लॉस की पोटेंशियल पॉसिबिलिटी होती है और रिस्क जो होता है वो अनसर्टेन होता है। और L से क्या हो गया? लाइक्लीहुड ऑफ अटैक, अटैक का कहीं ना कहीं लाइक्लीहुड चांस होता है। तो ये तीन कैरेक्टरिस्टिक्स रिस्क में बताए जा सकते हैं जो एक साथ भी आ सकता है और इंडिविजुअली भी हो सकता है। तो सबसे पहला हम लोग देखते हैं कि अगर थ्रेट मेटेरियलाइज हो गया तो हम लोगों का चांस है कि यहां पर कि रिस्क मतलब लॉस का पोटेंशियल है, ठीक है। अगर थ्रेट या वल्नरेबिलिटी जो है प्रोसीड कर गया तो उस सिचुएशन में क्या होगा? हमारा लॉस जो है पॉसिबल है। उसके बाद यहां पर हम लोग अगला अनसर्टेनिटी ऑफ लॉस। लॉस कोई सर्टेन नहीं है, लॉस हमेशा अनसर्टेन ही होता है, उसको प्रोबेबिलिटी के टर्म में दर्शाया जाता है, इसीलिए तो अनसर्टेनिटी ऑफ लॉस। तीसरा हम लोग बात करते हैं एल की। यहां पर लाइक्लीहुड ऑफ अटैक, यहां पर बोलता है कि एल से हो गया लाइक्लीहुड, कि लाइक्लीहुड होता है कि किसी भी पार्टिकुलर सिस्टम में जो है वो थ्रेट जो है वो मेटेरियलाइज हो जाएगा, ठीक है। किसी पार्टिकुलर सिस्टम में स्पेसिफिक अटैक होगा। मतलब क्या कि वीकनेस इन सिस्टम सेफगार्ड को वल्नरेबिलिटी बोलते हैं। जैसा कि आपको पता है सिस्टम सेफगार्ड में अगर वीकनेस होता है उसको वल्नरेबिलिटी बोलते हैं। अगर वल्नरेबिलिटी में का फायदा हो गया, मतलब जो एसेट्स वल्नरेबल है किसी चीज से, उस पर वो अटैक कभी भी हो सकता है। तो इसी की वजह से यहाँ पर रिस्क के कैरेक्टरिस्टिक्स बताए गए हैं, लाइक्लीहुड ऑफ अटैक। इन सब चीजों को बहुत आसान है बट आपको भूलना नहीं है, ध्यान में रखना है। अब हम लोग बात करते हैं कुछ रिलेटेड टर्म्स के बारे में, जो रिस्क से रिलेटेड कुछ टर्म है। तो पहला हम लोग बात करते हैं एसेट्स की। पहला टर्म हमें डिफाइन किया गया है एसेट्स। तो यहां पर एसेट्स क्या होता है? तो एसेट्स क्या होता है, यहां पर हम लोग इंफॉर्मेशन एसेट्स की मुख्य रूप से बात करते हैं। एसेट्स एक इंफॉर्मेशन होता है, ठीक है, जो कि किसी न किसी फॉर्म में होता है, इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में, फिजिकल फॉर्म में, या सॉफ्टवेयर सिस्टम में, या एम्प्लॉय ह्यूमन भी रिसोर्सेज भी हमारा एसेट्स हो गया। फिजिकल फॉर्म में ह्यूमन रिसोर्सेज भी हो गया और अदर चीजें भी हो गई। एसेट्स हमारा नेचुरल चीजें भी हो गया और मैनमेड चीजें भी हो गई। यानी कि जरूरी नहीं है कि वो आपका जो है वो टैंजिबल ही हो, इंटैंजिबल भी एसेट्स हो सकता है, किसी ना किसी फॉर्म में होना चाहिए, ठीक है, और उसकी कुछ ना कुछ वैल्यू होनी चाहिए ऑर्गेनाइजेशन में, उसको एसेट्स कहा जाता है। एसेट्स के कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। एसेट्स मस्ट हैव वन और मोर ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स। क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं? तो पहला, ऑर्गेनाइजेशन में कुछ ना कुछ उसकी वैल्यू होनी चाहिए, ठीक है, यानी कि वैल्यू रिकॉग्नाइज्ड कुछ ना कुछ होनी चाहिए एसेट्स की, ठीक है। अगर वैल्यू ही नहीं है तो फिर आप उसको एसेट्स नहीं बोल सकते हो। नॉट इजिली रिप्लेसेबल, बिना कॉस्ट, टाइम या रिसोर्सेज लगाए हुए ऑर्गेनाइजेशन आसानी से रिप्लेस नहीं कर सकती है। उसके बाद एसेट्स जो है आपकी कॉर्पोरेट आइडेंटिटी का एक पार्ट होना चाहिए। ऑर्गेनाइजेशन की कॉर्पोरेट आइडेंटिटी का एसेट्स जो है वो पार्ट होता है। उसके बाद नॉर्मली एसेट्स को क्लासिफाई किया जाता है प्रोप्राइटी में, हाईली कॉन्फिडेंशियल में और टॉप सीक्रेट में। कैरेक्टरिस्टिक्स चौथा क्या होता है कि आप नॉर्मली क्लासिफाई कर सकते हो एसेट्स को प्रोप्राइटी, हाईली कॉन्फिडेंशियल और टॉप सीक्रेट में आप क्लासिफाई कर सकते हो। तो एसेट्स में हम लोगों ने देखा कि एसेट्स की कुछ ना कुछ वैल्यू रिकॉग्नाइज्ड होनी चाहिए, वो आसानी से रिप्लेसेबल नहीं होना चाहिए बिना कॉस्ट, टाइम या रिसोर्सेस लगाए हुए। तीसरा कि ऑर्गेनाइजेशन की कॉर्पोरेट आइडेंटिटी का एक पार्ट होता है एसेट्स। और उसके बाद नॉर्मली क्लासिफाइड है प्रोप्राइटी, हाईली कॉन्फिडेंशियल या टॉप सीक्रेट में। हम लोग इन्फॉर्मेशन को क्लासिफाई 5 तरीके से करते हैं जो हम लोग आगे चल के देखने वाले हैं। फिलहाल जो है ये एसेट्स होता है, वे विशेष होता है, प्रोप्राइटी होता है, हाईली कॉन्फिडेंशियल होता है या टॉप सीक्रेट होता है। एसेट्स मस्ट हैव वन और मोर ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स, यानी कि यहां पर आप और भी लगा सकते हो, उसमें से एक या एक से ज्यादा कैरेक्टरिस्टिक्स भी हो सकते हैं। उसके बाद हम लोग बात करते हैं अगले कंसेप्ट की। अगला कंसेप्ट है वल्नरेबिलिटी। वल्नरेबिलिटी क्या होता है? सिस्टम सेफगार्ड में वीकनेस को वल्नरेबिलिटी बोलते हैं, ठीक है। वी के बाद डब्ल्यू आता है, UVW, ठीक है, तो वी के बाद डब्ल्यू आता है। तो यानी कि वल्नरेबिलिटी का मतलब होता है वीकनेस इन सिस्टम सेफगार्ड। सिस्टम सेफगार्ड में कहीं ना कहीं वीकनेस है। ये सिस्टम सेफगार्ड में वीकनेस कहां हो सकता है? या तो इंफॉर्मेशन सिस्टम में इटसेल्फ वीकनेस हो, या क्रिप्टोग्राफी सिस्टम में, या अदर कंपोनेंट में वीकनेस हो सकता है, ठीक है। तो वल्नरेबिलिटी इज द वीकनेस इन सिस्टम सेफगार्ड दैट एक्सपोज द सिस्टम टू थ्रेट। तो ऐसा सिस्टम सेफगार्ड में वीकनेस होता है जो एक्सपोज कर दे, थ्रेट को एक्सपोज कर दे। और जब थ्रेट को एक्सपोज कर दिया जाएगा तो हमें फाइनेंशियल या नॉन फाइनेंशियल लॉस हो सकते हैं, ठीक है। तो वीकनेस इन सिस्टम सेफगार्ड होता है अगर एक्सपोज हो गया तो सिस्टम में थ्रेट आ जाएगा,
वीकनेस कहीं भी हो सकता है, इंफॉर्मेशन सिस्टम में, क्रिप्टोग्राफी सिस्टम में, या फिर अदर किसी कंपोनेंट में। नॉर्मली वल्नरेबिलिटी में कुछ ना कुछ 4 कंडीशन में से एक कंडीशन होते हैं, तो उसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। वल्नरेबिलिटी इज द स्टेट इन ए कंप्यूटिंग सिस्टम और सेट ऑफ सिस्टम which must have at least one condition out of the following। कोई ना कोई एक कंडीशन वल्नरेबिलिटी में होता ही होता है। मतलब वल्नरेबिलिटी क्या होता है, या तो अलाउ कर दे अटैकर को कि वो अपना कमांड एग्जीक्यूट कर दे, उसका इंटेंशन खराब है अटैकर का, वो उसको अलाउ करता है वल्नरेबिलिटी। ऐसा वीकनेस सिस्टम सेफगार्ड में होता है कि अलाउ कर देता है अटैकर को कि भैया आप अपने कमांड को एग्जीक्यूट कर सकते हो। उसके बाद दूसरा पॉइंट हमारा क्या हो सकता है कि अलाउ कर सकता है अटैकर को एक्सेस करने के लिए, रिस्ट्रिक्टेड डाटा पर एक्सेस करना अलाउ करता है अटैकर को। ठीक है, तीसरा हम लोगों को बोलता है कि यहां पर अनदर मतलब दूसरे के सिस्टम में एंट्री को पोजेस करने के लिए जो है अलाउ करता है अटैकर को कि वो पोज कर सके अनदर एंट्री दूसरे के सिस्टम में अनऑथराइज वे में, या फिर अलाउ करता है अटैकर को कि वो कंडक्ट करे डिनायल ऑफ सर्विस कंडक्ट करे। ठीक है, तो अलाउ एन अटैकर टू कंडक्ट ए डिनायल ऑफ सर्विस। डिनायल ऑफ सर्विस क्या होता है, यहां पर डिनायल ऑफ सर्विस क्या होता है, किसी पार्टिकुलर सिस्टम में या किसी पार्टिकुलर नेटवर्क को जब ओवरलोड कर दिया जाता है तो या तो वो नेटवर्क या वो सिस्टम या तो सर्विस देने से ही डिनाई कर देता है या फिर सर्विस स्लो हो जाता है। चैप्टर नंबर 3 जब हम लोग शुरू करेंगे तो वहां पर डिनायल ऑफ सर्विस में हम लोगों को 2 एग्जांपल विशेष रूप से याद रखना है, एक yahoo.com का और दूसरा amazon.com का। तो जब भी डिनायल ऑफ सर्विस की बात आती है तभी भी आप लिख सकते हो कि डिनायल ऑफ सर्विस का मतलब क्या होता है, जब किसी पार्टिकुलर सिस्टम को या फिर पार्टिकुलर नेटवर्क को जब जाम कर दिया जाता है यानी कि उसको ओवरलोड कर दिया जाता है तो या तो सिस्टम स्लो हो जाता है या सर्विस जो है वो देने से ही डिनाई कर दिया जाता है। ठीक है, तो यहां पर 4 में से कुछ ना कुछ कंडीशन होना चाहिए। वल्नरेबिलिटी इज ए स्टेट इन कंप्यूटिंग सिस्टम और सेट ऑफ सिस्टम विच मस्ट हैव एट लीस्ट 1 कंडीशन। कौन से 1 कंडीशन में से ये सब होनी चाहिए, एग्जीक्यूट कमांड करना अलाउ कर दे, अनऑथराइज एक्सेस करना अलाउ कर दे, दूसरे के एंट्री पोज एंट्री करना अलाउ कर दे अनऑथराइज वे में, उसके डिनायल ऑफ सर्विस कंडक्ट करने के लिए अलाउ कर दे। तो इन सब में से कुछ ना कुछ होना चाहिए। उसके बाद हम लोग बात करते हैं यहाँ पर थ्रेट के बारे में। थ्रेट क्या होता है, तो थ्रेट क्या होता है, ये एक सर्कमस्टांसेस या इवेंट होता है। थ्रेट क्या होता है, एक सर्कमस्टांसेस या इवेंट होता है जिसका पोटेंशियल होता है कि किसी सिस्टम को या उसके कंपोनेंट को हार्म कर दे, किसी सिस्टम को हार्म कर दे, उसका पोटेंशियल होता है कि किसी सिस्टम को हार्म कर दे या उसके कंपोनेंट को हार्म कर दे या पूरे सिस्टम को ही हार्म कर दे। ठीक है, तो ऐसा सर्कमस्टांसेस और इवेंट्स को थ्रेट बोला जाता है। ये सिस्टम की क्वालिटी और एबिलिटी को कॉम्प्रोमाइज करने की कैपेबिलिटी रखता है, यानी कि किसी भी सिस्टम की कॉन्फिडेंशियलिटी, इंटीग्रिटी और अवेलेबिलिटी इसके कारण से है लॉस हो सकती है, यानी कि ये किसी सिस्टम की क्वालिटी को और एबिलिटी को कॉम्प्रोमाइज कराने की कैपेबिलिटी रखता है। तो सबसे पहले हम लोग बोल सकते हैं कि एक सर्कमस्टांसेस और इवेंट होता है, ठीक है, जिसका पोटेंशियल होता है कि किसी सिस्टम को या उसके कंपोनेंट को हार्म कर दे। दूसरा हम लोग बोल सकते हैं कि सिस्टम की क्वालिटी और एबिलिटी को कॉम्प्रोमाइज कराने की कैपेबिलिटी रखता है। और तीसरा हम लोग बोल सकते हैं कि किसी सिस्टम के कॉन्फिडेंशियलिटी, इंटीग्रिटी और अवेलेबिलिटी को वो लॉस कर सकता है, किसी भी सिस्टम या इंफॉर्मेशन सिस्टम के, उसको थ्रेट कहा जाता है। उसके बाद हम लोग बात करते हैं एक्सपोजर। एक्सपोजर क्या होता है आखिर, अगर जो रिस्क सिस्टम का मेटरलाइज हो जाए, अगर कोई भी रिस्क है सिस्टम में, जैसा कि हम लोगों ने देखा था कि वल्नरेबिलिटी जो होती है उसमें हम लोगों ने देखा था कि एक्सपोज कर सकता है, थ्रेट जो है एक्सपोज कर सकता है। अगर थ्रेट एक्सपोज हो गया तो हम लोगों को फाइनेंशियल या नॉन फाइनेंशियल लॉस हो सकता है। तो जो रिस्क है सिस्टम में वो अगर मेटरलाइज हो जाए, जो किसी सिस्टम में रिस्क है वो अगर मेटरलाइज हो जाए तो किस एक्सटेंट तक लॉस होगा उसको एक्सपोजर कहते हैं। किस एक्सटेंट तक एक्सपोज होगा यानी कि किस एक्सटेंट तक लॉस होगा उसको एक्सपोजर कहा जाता है। ठीक है, उसके बाद हम लोग बात करते हैं यहां पर उसके बाद अगला टर्म के बारे में हम लोग चर्चा करते हैं, लाइक्लीहुड। लाइक्लीहुड किसको कहा जाता है, तो लाइक्लीहुड बोलो तो एक प्रोबेबिलिटी, किसी सिस्टम में अनऑथराइज एक्सेस करने का जो अटेम्प्ट मतलब करता है, मतलब क्या चांस है, क्या लाइक्लीहुड है, क्या पॉसिबिलिटी है कि किसी भी सिस्टम में अगर अनऑथराइज एक्सेस कर दिया जाए, ठीक है, तो क्या पॉसिबिलिटी है कि थ्रेट से जो है अनडिजायरेबल इवेंट जो है वो अकर हो जाएगा, यानी कि अनडिजायरेबल इवेंट में सक्सेस हो जाएगा। इसकी प्रोबेबिलिटी को चेक करना को हम लोग क्या बोलते हैं, लाइक्लीहुड बोलते हैं। क्या पॉसिबिलिटी है, लाइक्लीहुड थ्रेट की प्रोबेबिलिटी को यहां पर एस्टिमेट करके बताता है। लाइक्लीहुड का मतलब क्या, प्रोबेबिलिटी के टर्म में आपको थ्रेट की पॉसिबिलिटी को जो है वो बताता है, इंडिकेट करता है, उसको लाइक्लीहुड बोलते हैं। मतलब कि क्या प्रोबेबिलिटी है कि थ्रेट जो है अनडिजायरेबल इवेंट को
अकर करने में सक्सेसफुल हो जाएगा। क्या पॉसिबिलिटी है कि थ्रेट अनडिजायरेबल इवेंट को अकर करने में सक्सेसफुल हो जाएगा? तो लाइक्लीहुड क्या होता है? लाइक्लीहुड थ्रेट की प्रोबेबिलिटी का एस्टिमेशन होता है। थ्रेट की प्रोबेबिलिटी का एस्टिमेशन लाइक्लीहुड कहलाता है। मतलब कि क्या प्रोबेबिलिटी है कि थ्रेट अनडिजायरेबल इवेंट करने में सफल हो जाएगा, सक्सेसफुल हो जाएगा। उसके बाद हम लोग अगले टर्म की बात करते हैं, अटैक। अटैक क्या होता है? किसी भी सिस्टम में या किसी भी नेटवर्क पे अनऑथराइज एक्सेस करने का जो अटेम्प्ट होता है उसको अटैक कहते हैं। ये मलेशियस इंटेंशन के साथ किसी सिस्टम के सेफगार्ड को डिफीट करने की कोशिश करता है ताकि किसी की कॉन्फिडेंशियलिटी, इंटीग्रिटी और अवेलेबिलिटी हार्म हो। यानी कि किसी सिस्टम में अनऑथराइज एक्सेस करने की कोशिश, अनऑथराइज एक्सेस करने का अटेम्प्ट ही अटैक कहलाता है। यहां पर मलेशियस इंटेंशन होता है, इंटेंशन बुरा होता है। रिस्क किसको बोलते हैं? ये टॉपिक हमारा डिस्कस करने का मुख्य मुद्दा है। रिस्क में हम लोग काफी चीजें देखेंगे। रिस्क क्या होता है? फाइनेंशियल या नॉन फाइनेंशियल टर्म में लॉस करवाने के लिए जो थ्रेट का पोटेंशियल रखता है उसको रिस्क बोलते हैं। मतलब थ्रेट के पोटेंशियल को दर्शाता है। फाइनेंशियल और नॉन फाइनेंशियल टर्म में लॉस करवाने की पोटेंशियल जो होती है थ्रेट की, उसको दर्शाता है रिस्क। थ्रेट कितना समर्थ है हार्म करने में, उसी को रिस्क बोलते हैं। डर कितना समर्थ है कामयाब होने में, उसी को रिस्क बोलते हैं। थ्रेट कितना समर्थ है हार्म करने में, उसी को रिस्क बोलते हैं। रिस्क को सबसे पहले हम लोगों को आइडेंटिफाई करना पड़ता है, यानी कि रिस्क एरिया को हम लोगों को आइडेंटिफाई करना पड़ता है। ठीक है, रिस्क का लेवल और उसके एरिया को इवैल्यूएट और असेसमेंट किया जाता है और उसके हिसाब से अप्रोप्रिएट कंट्रोल लगाया जाता है, तभी रिस्क मैनेजमेंट हो पाता है। रिस्क असेसमेंट में क्या क्या इंक्लूड होता है ये हम लोग देखते हैं। ये हमारा मुख्य क्वेश्चन है कि रिस्क असेसमेंट में आखिर क्या क्या इंक्लूड होता है। तो रिस्क असेसमेंट में 3 बातें इंक्लूड होती है। टीवी इंपैक्ट एनालिसिस, तो आप टेलीविजन ज्यादा देखोगे तो उसका इंपैक्ट क्या होगा, इस चीज को आप अभी से एनालिसिस कर लो कि आपके एग्जाम का रिजल्ट क्या होने वाला है अगर आप टीवी ज्यादा देखते हो तो टीवी इंपैक्ट एनालिसिस। ठीक है, तो टी से क्या हो गया? थ्रेट एंड वल्नरेबिलिटी का असेसमेंट करना है। रिस्क असेसमेंट में आप लोगों ने असेसमेंट किया कि टीवी देखने का इंपैक्ट क्या होगा, उसको एनालिसिस किया। ठीक है, तो रिस्क असेसमेंट में क्या क्या इंक्लूड होता है? तो टीवी इंपैक्ट एनालिसिस, थ्रेट एंड वल्नरेबिलिटी का असेसमेंट। थ्रेट एंड वल्नरेबिलिटी असेसमेंट, सबसे पहले थ्रेट और वल्नरेबिलिटी को देखते हैं। वल्नरेबिलिटी का मतलब सिस्टम सेफगार्ड में वीकनेस होता है। इंपैक्ट आइडेंटिफाई करना है, अगर थ्रेट को सक्सेस मिल गया तो क्या इंपैक्ट होगा। ठीक है, इसको हम लोगों को असेसमेंट करना है, एनालिसिस करना है। उसके लास्ट वाला पॉइंट बोलता है एनालिसिस, सिक्योरिटी कंट्रोल को आइडेंटिफाई और एनालिसिस करना है। क्या क्या प्रॉपर कंट्रोल हम लोग लगा सकते हैं, उस सिक्योरिटी कंट्रोल को पहचानना है और एनालिसिस करना है। तो थ्रेट एंड वल्नरेबिलिटी का असेसमेंट करना है। इंपैक्ट जो है उसको आइडेंटिफाई करके देखना है कि थ्रेट को सक्सेस क्या अगर मिल गया तो क्या इंपैक्ट हो जाएगा, अगर थ्रेट सफल हो गया तो क्या इंपैक्ट, क्या परिणाम होगा हमारा, किस किस तरीके का लॉस हमें हो सकता है, क्या क्या प्रॉब्लम्स आ सकती हैं हमें। उसके बाद एनालिसिस करना है, सिक्योरिटी कंट्रोल को हम लोगों को आइडेंटिफाई करके प्रॉपरली चीजों को एनालिसिस करना है। ये चीजें इंक्लूड होती है। उसके बाद हम लोग बात करते हैं इंफॉर्मेशन सिस्टम कैन जनरेट मेनी डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट रिस्क। इंफॉर्मेशन सिस्टम बहुत सारे डायरेक्ट और इनडायरेक्ट रिस्क को जनरेट करता है। आजकल आईटी यूज करते हो आप इंफॉर्मेशन सिस्टम में, तो कई प्रकार के डायरेक्ट इनडायरेक्ट रिस्क तो होंगे ही। दीज रिस्क लीड टू गैप बिटवीन द नीड टू प्रोटेक्ट सिस्टम एंड डिग्री ऑफ प्रोटेक्शन अप्लाइड। ये रिस्क जो होता है वो क्यों आता है? क्योंकि गैप रह जाता है। जितना जरूरत है प्रोटेक्ट करने का सिस्टम को और जितना आपने प्रोटेक्शन को अप्लाई किया है उसमें गैप रह जाता है। तो इसीलिए ये जो है, ये गैप के कारण क्या क्या होते हैं ये हम लोग देखेंगे। तो यहाँ पर हम लोग एक साउथ इंडियन मूवी की कहानी की चर्चा करते हैं। उसमें जो है एक राक्षस रहता है, वो हीरोइन को उठा के ले जाना चाहता है। उसको जो है उस हीरोइन की रक्षा केवल हीरो कर सकता है। यानी कि नीड क्या है कि हीरो प्रोटेक्ट करे, लेकिन हीरोइन का पिता जो होता है वो हीरो से काफी नफरत करता है। इसकी वजह से वो खुद से ही उसकी रक्षा करने के लिए जाता है। यानी कि डिग्री ऑफ प्रोटेक्शन अप्लाइड क्या है, पिताजी रक्षा करते हैं। नीड टू प्रोटेक्ट सिस्टम क्या है कि हीरो रक्षा करे, लेकिन अप्लाई क्या होता है कि यहाँ पर हीरोइन के पिताजी रक्षा कर रहे हैं। यानी कि गैप रह जाता है। तो ये गैप रह जाता है, यानी कि राक्षस कामयाब हो जाता है हीरोइन को उड़ा के ले जाने में। अब आपके मन में सवाल उठ रहा होगा कि हीरोइन को क्यों उड़ा के ले गया। ठीक है, आगे कहानी सुनाओ हमें। तो हमें आगे कहानी से कोई मतलब नहीं है, लेकिन अगर यही सवाल को आप अजीबोगरीब तरीके से पूछते हो तो आप बोलोगे वाई उड़ाई। वाई का स्पेलिंग हम लोग बदल दें, क्योंकि हमारी ये अनोखी कक्षा है WIEUDAE, वाई उड़ाई। तो पहला 3 टर्म आपका होता है वाई और उसके बाद आखिरी 4 टर्म होता है आपका उड़ाई। तो इस तरह से हम लोग देखेंगे। सबसे पहला पॉइंट हमें बोलता है वाई डिस्प्रेड यूज ऑफ टेक्नोलॉजी। टेक्नोलॉजी का कुछ ज्यादा ही यूज हुआ जा रहा है।
इंटरकनेक्टिविटी ऑफ सिस्टम, सिस्टम आपस में इंटरकनेक्टेड रहता है, इसकी वजह से अगर एक सिस्टम पर एक्सेस कर लिया जाए तो दूसरे सिस्टम पर आसान जो है पहुंचना हो जाएगा। फिर बोलता है कि एलिमिनेशन ऑफ डिस्टेंस टाइम एंड स्पेस एज कंस्ट्रेंट। ठीक है, आपने भी बहुत सारे बिजनेस मीटिंग वगैरह सब करते हो, स्काइप पे चैट वगैरह करते हो, तो डिस्टेंस टाइम एंड स्पेस को आप जो है एलिमिनेट करते जा रहे हो। उसके बाद हम लोग बात करते हैं अनइवननेस ऑफ टेक्नोलॉजिकल चेंजेस, टेक्नोलॉजी में चेंज जो होता है वो अनइवन होता है। उसके बाद डी से हम लोग देखते हैं डिवोल्यूशन ऑफ द मैनेजमेंट एंड कंट्रोल, मैनेजमेंट एंड कंट्रोल अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को बहुत सारे डेलीगेशन करती है और स्किल मैनेजमेंट अगर नहीं है तो किसी भी वजह से डिवोल्यूशन हो सकता है मैनेजमेंट के कंट्रोल में, यानी कि प्रॉपर मैनेजमेंट और कंट्रोल नहीं रह पाता है। उसके बाद ए से हम लोग बात करते हैं अट्रैक्टिवनेस ऑफ कंडक्टिंग अनकन्वेंशनल इलेक्ट्रॉनिक अटैक। अगर आप फिजिकल अटैक करना चाहते हो तो दम चाहिए, लेकिन इलेक्ट्रॉनिक अटैक करने के लिए केवल दिमाग चाहिए। ठीक है, तो इसीलिए अट्रैक्टिवनेस ज्यादा होते हैं, ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक अटैक करने में लोग। उसके बाद एक्सटर्नल फैक्टर, एक्सटर्नल फैक्टर में बहुत सारी चीजें आ जाएगी, जैसे लीगल, रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट, इन सबका पालन आपने नहीं किया तो क्या होगा, तो ये सारे गैप रह जाते हैं, जिसकी वजह से हमारा जो सिस्टम है उसमें जो है डायरेक्ट और इनडायरेक्ट रिस्क जो है जनरेट हो जाता है। तो रिस्क के ये सब कारण होते हैं, इन गैप की वजह से रिस्क हो जाता है। डब्ल्यू से हम लोगों ने देखा वाइड स्प्रेड यूज ऑफ टेक्नोलॉजी, टेक्नोलॉजी का कुछ ज्यादा ही इस्तेमाल हो रहा है। इंटरकनेक्टिविटी ऑफ सिस्टम, सिस्टम आपस में इंटरकनेक्ट रहता है। ई से एलिमिनेशन ऑफ डिस्टेंस टाइम एंड स्पेस एज कंस्ट्रेंट। यू से अनइवननेस ऑफ टेक्नोलॉजिकल चेंजेस। डी से डिवोल्यूशन ऑफ मैनेजमेंट एंड कंट्रोल। ए से हम लोगों का आगे अट्रैक्टिवनेस ऑफ कंडक्टिंग अनकन्वेंशनल इलेक्ट्रॉनिक अटैक, और ई से हम लोगों ने देखा एक्सटर्नल फैक्टर। उसके बाद रिस्क में हम लोग एक और बात देखते हैं, देयर आर न्यू रिस्क एरिया दैट कुड हैव ए सिग्निफिकेंट इंपैक्ट ऑन क्रिटिकल बिजनेस ऑपरेशन। कुछ ऐसे न्यू रिस्क एरिया होते हैं जिसका सिग्निफिकेंट इंपैक्ट हो सकता है क्रिटिकल बिजनेस ऑपरेशन पर। तो कुछ न्यू रिस्क एरिया के बारे में हमें यहाँ पर बताया गया है। ठीक है, तो ये कुछ न्यू रिस्क एरिया क्या क्या होते हैं। EMI, तो नया रिस्क एरिया ये है कि आप EMI अपना नहीं चुका पाए। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग EMI से याद करेंगे कि न्यू रिस्क एरिया क्या क्या होते हैं। इसे एक्सटर्नल डेंजर, ठीक है, एक्सटर्नल डेंजर से जैसे मान लो कि बाहर वाले लोग होते हैं हैकर वगैरह सब, उन लोगों को से डर होता है, तो ये न्यू रिस्क एरिया नए प्रकार के जो हैं काफी हैकर्स लोग पैदा हो रहे हैं। उसके बाद M से बात करते हैं हम लोग मिसयूज एंड अब्यूज ऑफ इंफॉर्मेशन सिस्टम बाय एम्प्लॉय। एम्प्लॉय लोग क्या होता है या इंटरनल लोग क्या होता है, अपनी इथिकल वैल्यू को गिरा देते हैं और उसकी वजह से आपकी जो इंफॉर्मेशन सिस्टम की प्राइवेसी और इथिकल वैल्यू को अफेक्ट हो जाता है। मिसयूज एंड अब्यूज, ठीक है, तो यहाँ पर पोटेंशियल हो गया है ग्रो, मिसयूज एंड अब्यूज करने का इंफॉर्मेशन सिस्टम को, जो प्राइवेसी और इथिकल वैल्यू को आपके जो है गिरा के रख देते हैं, यानी कि अफेक्ट करके रख देते हैं। आई से हो गया इंक्रीजिंग रिक्वायरमेंट फॉर अवेलेबिलिटी एंड रोबस्टनेस, तो रोबस्टनेस और अवेलेबिलिटी की रिक्वायरमेंट बढ़ती जा रही है। क्योंकि ये हमारा फास्ट टैग रिवीजन वीडियो है, इसलिए इसमें हम लोग ज्यादा डिस्कशन नहीं कर सकते हैं। रेगुलर कोर्स में हम लोगों ने सारी चीजों की चर्चा डिटेल में करी हुई थी। उसके बाद हम लोग बात करते हैं काउंटर मीजर की। काउंटर मीजर क्या होता है? काउंटर मीजर बोले तो ऐसा एक्शन, ऐसा प्रोसीजर या ऐसे टेक्निक्स जो हम लोग रिस्क से बचने के लिए, यानी कि वल्नरेबिलिटी को रिड्यूस करने के लिए हम लोग ये सारी चीजें करते हैं। यानी कि वल्नरेबिलिटी को रिड्यूस करने के लिए, यानी कि सिस्टम सेफगार्ड में वीकनेस को रिड्यूस करने के लिए हम लोग कोई भी एक्शन, प्रोसीजर या टेक्निक अपनाते हैं, ठीक है, ताकि रिस्क रिड्यूस हो जाए, तो उसको काउंटर मीजर बोला जाता है। यानी कि काउंटर अटैक आप करते हो, काउंटर मीजर का एक्शन, प्रोसीजर या टेक्निक जो वल्नरेबिलिटी को रिड्यूस करने के लिए किया जाता है, ताकि अल्टीमेटली हमारा रिस्क जो है वो रिड्यूस हो जाए। उसके बाद हम लोग बात करते हैं रेजिडुअल रिस्क के बारे में। रेजिडुअल रिस्क क्या होता है? कितना भी आपने काउंटर मेजर लगा लिया, उसके बाद भी कुछ ना कुछ रिस्क रह जाता है। रिस्क स्टिल रिमेनिंग आफ्टर द ऑल पॉसिबल काउंटर मेजर, उसी को हम लोग रेजिडुअल रिस्क यानी कि बचा खुचा रिस्क कहते हैं। कितना भी काउंटर मेजर लगा लो, पर कुछ ना कुछ रिस्क जो है वो बचा रह जाता है सिस्टम सेफगार्ड में, यानी कि वल्नरेबिलिटी रह ही जाती है कुछ ना कुछ, उसी को हम लोग रेजिडुअल रिस्क कहते हैं। इस रेजिडुअल रिस्क को जो है एक्सेप्टेबल लेवल तक मेंटेन रखने की कोशिश जो है वो की जाती है मैनेजमेंट के द्वारा। रिस्क मैनेजमेंट में हम लोग क्या करते हैं, रेजिडुअल रिस्क से बचा तो नहीं जा सकता, कुछ ना कुछ बचा हुआ रिस्क रह ही जाएगा, इसीलिए हम लोग रिस्क को एक्सेप्टेबल लेवल तक मेंटेन रखने की कोशिश करते हैं। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? तो इसी को हम लोग रेजिडुअल रिस्क बोलते हैं। हम लोग एक बार फिर से रिवाइज करते हैं की मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस फॉर अलाइनिंग आईटी स्ट्रैटेजी विद एंटरप्राइज स्ट्रैटेजी में हम लोगों ने देखा सीपीटी, गैप, रोड मैप, रोड कम्युनिकेशन। तो हम लोगों को सी से क्या हो गया, करंट एंड फ्यूचर डायरेक्शन को हम लोगों को समझना है। पी से क्या था हमारा, असेसमेंट करना है परफॉर्मेंस का, कैपेबिलिटी का और करंट इन्वायरमेंट का।
टी से हमारा क्या था, टारगेट कैपेबिलिटी को, टारगेट आईटी कैपेबिलिटी को डिफाइन करना है। गैप से हमारा कंडक्ट गैप एनालिसिस, रोड से हम लोगों को रोड मैप डिफाइन करना है और स्ट्रेटेजिक प्लान, और कम्युनिकेट आईटी स्ट्रेटजी एंड डायरेक्शन, ये चीजें हम लोगों ने देखी थी। तो यहाँ पर की मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस में हम लोगों ने सबसे पहले जो सीपीटी देखा था, तो उसमें हम लोगों ने करंट एंड फ्यूचर डायरेक्शन के बारे में देखा था कि करंट बिजनेस प्रोसेस को समझकर फ्यूचर के ऑब्जेक्टिव के बेसिस पर डायरेक्शन सेट करना है। उसके बाद हम लोगों ने असेसमेंट ऑफ परफॉर्मेंस कैपेबिलिटी एंड करंट एनवायरनमेंट देखा था, एग्जैक्ट प्रॉब्लम को समझने के लिए, ताकि आईटी स्ट्रेटजी किस हद तक लाने की जरूरत है उसको हम लोग समझ पाए। डिफाइन करना है आईटी टारगेट कैपेबिलिटी, यानी कि विजिबल होना चाहिए टारगेट कैपेबिलिटी बिजनेस ऑब्जेक्टिव के हिसाब से। उसके बाद कंडक्ट गैप एनालिसिस में हम लोगों ने देखा था कि कंडक्ट गैप एनालिसिस में हम लोगों को क्या क्या ऐसे फैक्टर होते हैं जो करंट पोजीशन और फ्यूचर ऑब्जेक्टिव में जो है फैक्टर अफेक्ट कर सकते हैं हमें। उसके बाद डिफाइन रोड मैप एंड स्ट्रेटेजिक प्लान, तो रोड मैप एंड स्ट्रेटेजिक प्लान में हम लोगों ने देखा था रिलेवेंट स्टेक होल्डर लोगों का कोऑपरेशन एंड कमिटमेंट लेना है। कम्युनिकेशन में हम लोगों ने देखा था कम्युनिकेशन आईटी स्ट्रेटजी एंड डायरेक्शन, ताकि रिलेवेंट लोगों का अवेयरनेस हो सके यहाँ पर आईटी स्ट्रेटजी को रिलेटेड, तो इसको हम लोगों ने देखा था। अब हम लोग अगला टॉपिक हम लोग फिर से रिवाइज करते हैं, बिजनेस वैल्यू फ्रॉम यूज ऑफ आईटी, बोथ फाइनेंशियल एंड नॉन फाइनेंशियल टर्म में होता है। इसको हम लोग जो बिजनेस वैल्यू आईटी के इस्तेमाल से बढ़ता है उसको हम लोग वैल्यू ऑप्टिमाइजेशन टेक्निकल टर्म के नाम से जानते हैं। उसके बाद हम लोग बात करते हैं की मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस, जिसको इंप्लीमेंट करना जरूरी होता है इवैल्यूएट करने के लिए बिजनेस वैल्यू जो आईटी से डिराइव हुआ है। उसमें हम लोगों ने सबसे पहला पॉइंट देखा था इवैल्यूएट वैल्यू ऑप्टिमाइजेशन। कई सारे अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट के हिसाब से हम लोगों को बेस्ट अल्टरनेटिव चुनना है, ठीक है, ताकि हमारा रिजनेबल कॉस्ट में ऑप्टिमम आईटी से फायदा हो सके। जो अल्टरनेटिव हम लोगों को चुनना है उसके हिसाब से हम लोगों को डायरेक्ट करना है वैल्यू ऑप्टिमाइजेशन। पूरे इकोनॉमिक लाइफ साइकिल में आईटी के यूज से क्या क्या फायदा हो सकेगा, इसके लिए हम लोगों को प्रॉपर डायरेक्शन होना चाहिए। मॉनिटर करना है कि किस हद तक लगातार फायदा हो रहा है, तो मॉनिटर वैल्यू ऑप्टिमाइजेशन क्या क्या हो रहा है। अगर हमारा डिक्रीजिंग ऑर्डर में जा रहा है तो हम लोगों को तुरंत मैनेजमेंट को रिपोर्ट करना है। उसके बाद हम लोगों ने देखा था सम की मैट्रिक्स के बारे में, जिसको हम लोग यूज कर सकते हैं इवैल्यूएट करने के लिए कि आईटी को बिजनेस में यूज करने से क्या क्या फायदे हुए हैं। तो पहला हम लोगों ने देखा था परसेंटेज ऑफ आईटी इनेबल इन्वेस्टमेंट। पूरे इकोनॉमिक लाइफ साइकिल में कितना परसेंट जो है आईटी इनेबल्ड इन्वेस्टमेंट से फायदा हो सकता है या हुआ एक्सपेक्टेड और अब तक हुआ है, सबको देखेंगे। उसके बाद परसेंटेज ऑफ आईटी इनेबल इन्वेस्टमेंट में क्लेम बेनिफिट मेट और एक्सीड के बारे में हम लोगों ने जाना। फिर परसेंटेज ऑफ इन्वेस्टमेंट बिजनेस केस में हम लोगों ने देखा कि बिजनेस केस पर कितना सेविंग होगा हमें इसको लगाने से। उसके बाद परसेंटेज ऑफ आईटी सर्विस में हम लोगों ने देखा कि एक्सपेक्ट जितना किया था आईटी सर्विस लेने से उसके रिस्पेक्ट में परसेंटेज कितना फायदा हमें हुआ है। सेटिस्फैक्शन सर्वे देखना है कि स्टेक होल्डर कितना सेटिस्फाइड है आईटी से जो फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन जनरेट होता है उसके ट्रांसपेरेंसी वगैरह को लेके। रिस्क मैनेजमेंट हम लोगों ने देखा था कि रिस्क मैनेजमेंट का प्रोसेस क्या होता है। सबसे पहले आइडेंटिफाई एंड असेसमेंट करना पड़ेगा रिस्क को, बहुत सारे सॉल्यूशन को इवैल्यूएट करना पड़ेगा, उसमें से एक चुनना पड़ेगा, उसी हिसाब से रिस्क को मैनेज करना है। रिस्क मैनेजमेंट इंटीग्रल पार्ट होता है आईटी गवर्नेंस का। रिस्क मैनेजमेंट के 2 कंपोनेंट्स बताए गए हैं, एंटरप्राइज रिस्क मैनेजमेंट और आईटी रिस्क मैनेजमेंट। इस तरह से रिस्क मैनेजमेंट के बारे में हम लोगों ने चर्चा करी थी। इसके बाद हम लोगों ने देखा था इंफॉर्मेशन सिस्टम रिस्क एंड इंटरप्राइज रिस्क मैनेजमेंट। इसमें हम लोगों ने देखा था कि अच्छा आईटी गवर्नेंस प्रोवाइड करता है इंटरप्राइज रिस्क मैनेजमेंट और आईटी रिस्क मैनेजमेंट के बीच में अच्छा रिलेशन, ठीक है। तो अच्छा आईटी गवर्नेंस होगा तो ईआरएम और आईटी रिस्क मैनेजमेंट के बीच में जो है वो अच्छा रिलेशन होगा। सोर्स ऑफ रिस्क में हम लोगों ने देखा था एनटीपीसी, एचईसी इंडिविजुअल एक्टिविटी, एन से नेचुरल इवेंट, टी से टेक्नोलॉजिकल एंड टेक्निकल इशू, पॉलिटिकल सर्कमस्टांसेस और सी से कमर्शियल एंड लीगल रिलेशन। एचईसी में हम लोगों ने देखा था ह्यूमन बिहेवियर, इकोनॉमिक सर्कमस्टांसेस और वीकनेस इन कंट्रोल एंड मैनेजमेंट। कंट्रोल यहाँ पर सी से कंट्रोल एंड मैनेजमेंट हो गया और यहाँ पर सी से कमर्शियल एंड लीगल रिलेशनशिप हो गया। और लास्ट वाला पॉइंट था हमारा इंडिविजुअल एक्टिविटी। इस तरह से हम लोग ने सोर्स ऑफ रिस्क के बारे में चर्चा करी थी। उसके बाद हम लोगों ने देखा था कि ब्रॉडली रिस्क को किस किस कैटेगरी में बांटा जा सकता है, ठीक है। तो रिस्क को हम लोगों किस किस कैटेगरी में बांट सकते हैं। तो वहां पर पल पल दिल के पास सॉन्ग बज रहा था बैकग्राउंड में, इसी जगह पे इत्तेफाक से हमारे तो PUL, P से आपका क्या था पोटेंशियल लॉस, अगर थ्रेट मटेरियलाइज हो गया या वोलेबिलिटी प्रोसीड कर गया तो क्या क्या पोटेंशियल लॉस हो सकता है। यू से हम लोगों को क्या था अनसर्टेनिटी ऑफ लॉस, लॉस हमेशा अनसर्टेन होता है, उसको प्रोबेबिलिटी के टर्म में दर्शाया जाता है, अनसर्टेनिटी होती है कैरेक्टरिस्टिक्स इसकी। और एल से हमारा क्या था लाइक्लीहुड ऑफ अटैक, क्या पॉसिबिलिटी है कि किसी पार्टिकुलर सिस्टम में जो है वल्नरेबिलिटी के कारण जो है अटैक हो सकता है, वीकनेस इन सिस्टम सेफगार्ड के कारण अटैक हो सकता है। उसके बाद हम लोगों ने एसेट्स के बारे में देखा था, एसेट्स किसी ना किसी फॉर्म में होना चाहिए और उसकी कुछ ना कुछ वैल्यू होनी चाहिए ऑर्गेनाइजेशन में। तो एसेट्स के इनमें से कुछ ना कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होने चाहिए। एसेट्स जो है वो उसके ऑर्गेनाइजेशन में वैल्यू रिकॉग्नाइज होनी चाहिए, वो आसानी से रिप्लेसेबल नहीं होना चाहिए बिना कॉस्ट टाइम और रिसोर्सेज लगाए हुए। ऑर्गेनाइजेशन की कॉर्पोरेट आइडेंटिटी का एक पार्ट होना चाहिए। नॉर्मली एसेट्स को क्लासिफिकेशन प्रोप्राइटी, हाईली कॉन्फिडेंशियल और टॉप सीक्रेट में किया हुआ होना चाहिए। उसके बाद हम लोग ने अगला टॉपिक देखा था एसेट्स के बारे के बाद वल्नरेबिलिटी का मतलब होता है वीकनेस इन सिस्टम सेफगार्ड। ये सिस्टम सेफगार्ड में
ये जो वीकनेस होता है इंफॉर्मेशन सिस्टम में, क्रिप्टोग्राफी सिस्टम में या फिर अदर कंपोनेंट में कहीं भी हो सकता है। ये क्रिप्टोग्राफी सिस्टम क्या होता है, ये चैप्टर नंबर 3 में हम लोग डिटेल में पढ़ने के लिए जा रहे हैं और चैप्टर नंबर 7 में भी हम लोग रिवाइज करेंगे। और रेगुलर कोर्स की वीडियो अगर आपको याद होगी तो आपको पता होगा। यहां पर हम लोग देखते हैं वल्नरेबिलिटी is a state in computing system or set of system which must have at least one condition। इनमें से कुछ ना कुछ कंडीशन होना चाहिए। अटैकर को कमांड एग्जीक्यूट करने के अलाउ करे या फिर अनऑथराइज एक्सेस के लिए अलाउ करे या फिर दूसरा एंट्री जो है अनऑथराइज एंट्री पास करने के लिए अलाउ करे या फिर कंडक्ट करने के लिए अलाउ करे, डिनायल ऑफ सर्विस कंडक्ट करने के लिए। डिनायल ऑफ सर्विस क्या होता है, किसी पार्टिकुलर सिस्टम को या किसी पार्टिकुलर नेटवर्क को जो है स्लो कर दिया जाता है, जिससे सर्विस या तो स्लो हो जाता है या फिर सर्विस देने से ही डिनाई कर देता है। जहां पे डिनायल ऑफ सर्विस आएगा वहां पे yahoo.com और amazon.com, आपको याद रखना amazon.com। उसके बाद हम लोग थ्रेट के बारे में हम लोगों ने चर्चा करी थी कि थ्रेट आखिर क्या होता है। तो थ्रेट हम लोगों ने देखा था कि ये एक इवेंट और सर्कमस्टांसेस होता है जिसका पोटेंशियल होता है कि वो किसी सिस्टम को या उसके कंपोनेंट को हार्म कर दे। ये सिस्टम की क्वालिटी और एबिलिटी को कॉम्प्रोमाइज करने की कैपेसिटी रखता है। ठीक है, तो थ्रेट के बारे में हम लोगों ने जाना था ये कुछ बातें। उसके बाद हम लोगों ने अगले टॉपिक की चर्चा की थी एक्सपोजर। एक्सपोजर क्या होता है, तो अगर जो रिस्क सिस्टम में है वो मेटरलाइज हो गया, वल्नरेबिलिटी के कारण जो है वीकनेस इन सिस्टम सेफगार्ड के कारण अगर रिस्क मेटरलाइज हो गया तो किस एक्सटेंट तक लॉस होगा उसको एक्सपोजर कहा जाता है। उसके बाद हम लोगों ने अगले टॉपिक की चर्चा की थी लाइक्लीहुड के बारे में। लाइक्लीहुड के बारे में हम लोगों ने जाना था लाइक्लीहुड थ्रेट को प्रोबेबिलिटी टर्म में एस्टिमेट करके बताता है। थ्रेट को क्या होता है कि प्रोबेबिलिटी के टर्म में एस्टिमेशन बताता है, मतलब प्रोबेबिलिटी क्या है कि थ्रेट अनडिजायरेबल इवेंट को अकर करने में कामयाब हो जाएगा, थ्रेट कामयाब हो जाएगा, इस बात को परसेंटेज के टर्म में बताने वाला लाइक्लीहुड होता है। उसके बाद हम लोग बात करते हैं अटैक किसको बोलते हैं। अटैक जो होता है वो किसी सिस्टम में अनऑथराइज एक्सेस करने का अटेम्प्ट अटैक कहलाता है। इसका इंटेंशन मैलिशियस होता है, जो किसी के सिस्टम सेफगार्ड को डिफीट करने की कोशिश करता है ताकि किसी की कॉन्फिडेंशियलिटी, इंटीग्रिटी और अवेलेबिलिटी भंग हो जाए। उसके बाद हम लोगों ने देखा था रिस्क। रिस्क क्या होता है, फाइनेंशियल या नॉन फाइनेंशियल टर्म में जो होता है, अगर थ्रेट मेटरलाइज हो गया, थ्रेट के पोटेंशियल को दर्शाता है ये रिस्क। थ्रेट कितना औकात वाला है, कितनी कैपेबिलिटी है थ्रेट में, उसको दर्शाता है ये रिस्क। थ्रेट कितना समर्थ है हार्म करने में, उसको रिस्क बोलते हैं। रिस्क को सबसे पहले हम लोगों को आइडेंटिफाई करना पड़ता है, उसको इवेलुएट करना पड़ता है, उसके ऑप्शंस को, कंट्रोल के ऑप्शन को, और उसके हिसाब से हम लोग एप्रोप्रिएट रिस्क मैनेजमेंट करते हैं। रिस्क असेसमेंट में क्या क्या इंक्लूड होता है हमारा अगला टॉपिक है। इसमें टीवी इंपैक्ट एनालिसिस हम लोगों ने देखा था। तो क्या क्या हम लोगों का रिस्क असेसमेंट में इंक्लूड होता है। थ्रेट एंड वल्नरेबिलिटी का असेसमेंट, तो पहला जो है रिस्क असेसमेंट में हम लोगों ने पहला देखा था, हम लोगों ने आइडेंटिफाई करना है, रिस्क का असेसमेंट करना है। तो उसमें असेसमेंट करते वक्त आपको सबसे पहले थ्रेट और वल्नरेबिलिटी का असेसमेंट करना है, क्या क्या इंपैक्ट पड़ सकता है अगर रिस्क सक्सेसफुल हो गया तो, और एनालिसिस करना है क्या क्या कंट्रोल लगाए जा सकते हैं। उस सारी की सारी चीजों को एनालिसिस करना, उसको रिस्क असेसमेंट में ये सारी चीजें इंक्लूड होती है। उसका अध्यात्म क्यों रह गया था, तो वाई उड़ाई हम लोगों ने देखा था। वीकनेस इन सिस्टम सेफगार्ड, इंटरकनेक्टिविटी ऑफ सिस्टम, एलिमिनेशन ऑफ डिस्टेंस टाइम एंड स्पेस, अनइवननेस ऑफ टेक्नोलॉजिकल चेंजेस, डिवोल्यूशन ऑफ मैनेजमेंट एंड कंट्रोल। और उसके बाद जो है यहाँ पर अट्रैक्टिवनेस ऑफ कंडक्टिंग अनकन्वेंशनल इलेक्ट्रॉनिक अटैक और एक्सटर्नल फैक्टर जैसे कि लीगल फैक्टर्स वगैरह सब आ जाते थे। उसके बाद न्यू रिस्क एरिया के बारे में हम लोगों ने देखा था EMI, ई से हम लोगों ने देखा था एक्सटर्नल डेंजर जैसे कि हैकर वगैरह बाहर वाले लोग, एम से देखा था हम लोगों ने भीतर वाले लोग, मिसयूज एंड अब्यूज। ठीक है, और आई से हम लोगों ने देखा था, यहाँ पर आई से हम लोगों ने देखा था कि इंक्रीजिंग रिक्वायरमेंट फॉर अवेलेबिलिटी एंड रोबस्टनेस, रोबस्टनेस और अवेलेबिलिटी की रिक्वायरमेंट जो है वो बढ़ती चली जा रही है। उसके बाद हम लोग बात करते हैं काउंटर मेजर के बारे में। काउंटर मेजर क्या होता है, वल्नरेबिलिटी को रिड्यूस करने के लिए, यानी कि थ्रेट को से बचने के लिए कोई भी एक्शन प्रोसीजर या टेक्निक जो है आप एग्जीक्यूट करते हो तो उसको हम लोग काउंटर मेजर कहते हैं। उसके बाद रेजिडुअल रिस्क क्या होता है, चाहे कितना भी काउंटर मेजर लगा लो उसके बाद भी कुछ ना कुछ रिस्क बच जाता है सिस्टम सेफगार्ड में, उसी को रेजिडुअल रिस्क कहा जाता है। इस रेजिडुअल रिस्क को एक्सेप्टेबल लेवल तक मेंटेन करना, बस यही टारगेट होता है मैनेजमेंट का, और इसको एक्सेप्टेबल लेवल तक जो है मेंटेन करने के लिए लगातार मॉनिटर करना पड़ता है। तो इस तरीके से हम लोगों ने जो अब तक देखा था उस चीज को हम रिवाइज करें।